हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग नेस्ट। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज की क्लास में हमने चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वाला, उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको चेंजिंग रोल समझाऊंगी, एमएनसीज के बारे में बताऊंगी और हम जॉइंट वेंचर को भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आएगी। चलते हैं, हम बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने एक कंपैरिजन स्लाइड बनाई है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में बेसिकली डिफरेंस क्या है। सबसे पहले है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का क्या मतलब है? प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है जिसकी ओनरशिप किसके पास होती है? कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है। क्या ऐसा सेक्टर जिसकी ओनरशिप या तो कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथों में होती है। सेकंड मेन गोल क्या है? ये ना प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं मेनली। इनका जो मेन मोटिव होता है क्या होता है? एक कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हुए मैक्स टू मैक्स अपना प्रॉफिट जनरेट करना होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मैंने कल की क्लास में भी पढ़ाया था। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती है? जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस होती हैं, जिनमें या तो कुछ परसेंटेज तक गवर्नमेंट की पार्टनरशिप होती है या किसी गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू होती है या फिर गवर्नमेंट ओन्ड डिपार्टमेंट के थ्रू मैनेज की जाती हैं। इनका जो प्राइमरी गोल होता है ना, वो पब्लिक वेलफेयर होता है। इनका प्राइमरी गोल क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर सर्व करना होता है नेशन को। बाद में इनका सेकेंडरी गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, बट प्राइमरी मोटिव इनका क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर। नेक्स्ट आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें दोनों सेक्टर की एग्जिस्टेंस होती है, प्राइवेट भी काम करते हैं और पब्लिक भी काम करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी, जिनमें दोनों टुगेदर कंबाइंड फॉर्म में ऑपरेट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कि तीन फॉर्म्स होती हैं हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। पहली थी हमारी कौन सी? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दूसरी थी हमारी स्टेचुरी कॉर्पोरेशन और थर्ड फॉर्म थी हमारी गवर्नमेंट कंपनीज। वन बाय वन एक मिनट में रिवाइज करते हैं फटाफट से। क्या था? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या थी? जो गवर्नमेंट के ना एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के थ्रू रन की जाती थी। जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट था वो गवर्नमेंट ओन्ड होता था, गवर्नमेंट कंट्रोल होता था। जैसे एग्जांपल है पोस्ट ऑफिस का, पोस्टल डिपार्टमेंट बेसिकली, रेलवेज का। ये दोनों के दोनों क्या है? गवर्नमेंट के थ्रू ही मैनेज डिपार्टमेंट है। रिक्रूटमेंट, फंडिंग सब गवर्नमेंट के थ्रू है। इसके बाद हमने कल बात की थी स्टेचुरी कॉर्पोरेशन की, जो गवर्नमेंट के एक स्पेशल एक्ट के थ्रू क्या की जाती है? क्रिएट की जाती है। जैसे आरबीआई, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर बना। एलआईसी, एलआईसी एक्ट 1956 के अंडर बनी। तो प्रॉपर गवर्नमेंट के किसी एक्ट के थ्रू क्या होता है? इनका इनेक्टमेंट होता है। नेक्स्ट आती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट क्या होती है? जिनमें मिनिमम 51% होल्डिंग, पेड अप शेयर कैपिटल में होल्डिंग किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। बाकी 49% प्राइवेट शेयर होल्डर हो सकते हैं, बट मिनिमम 51% होल्डिंग किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है। यहां तक हम कल कर चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखो कहां पर रोल चेंज हुआ है, मैंने यहाँ पर पॉइंटर्स में लिखा है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फ्रॉम मोनोपोली टू कंपटीशन। कि जो हमारा चेंजिंग रोल हुआ है ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्राइवेट फर्म्स कैन नाउ compete in sectors like telecom, airlines, banking। पहले क्या था? मोनोपोली थी, मतलब एक ही इंस्टीट्यूशन था। मोनोपोली का मतलब होता है जहां पर वन सेलर्स होते हैं और मैनी बायर्स होते हैं। मतलब उस चीज को यूज करने वाले यूजर्स तो बहुत होते हैं, बट प्रोड्यूसर एक ही होता है उस चीज का, सिंगल सप्लायर होता है मार्केट में। क्या रोल चेंज हुआ? चेंजिंग रोल में आया कि पहले जो कुछ सेक्टर्स मोनोपोली के अंडर आते थे, सिंगल सप्लायर से, सिंगल सेलर से, वहां पर क्या आ चुके हैं? परफेक्ट कंपटीशन आ चुके हैं। मतलब मैनी सेलर और मैनी बायर वाली सिचुएशन वहां पर आ चुकी है। दूसरा क्या रोल है? डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है? डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। जो सिक पब्लिक यूनिट्स है ना, जो काफी लंबे टाइम से लॉस में जा रही है कंटिन्यूअसली, वो क्या कर रही है? उन पब्लिक यूनिट्स को सेल आउट कर कर उनका क्या कर रही है गवर्नमेंट? प्राइवेटाइजेशन। क्या कर रही है? उनका प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट आ रहा है फोकस शिफ्ट। फोकस शिफ्ट का क्या मतलब है? कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रॉफिट जनरेशन की बजाय ना सोशल वेलफेयर वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। क्या कर रही है? सोशल वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे रही है। उसके बाद मैंने इन्हीं तीनों को यहाँ पर बताया कि चेंजिंग रोल में, जैसे हमने प्री 1991 की बात की, मोनोपली गवर्नमेंट क्या था? कि गवर्नमेंट के पास कंट्रोल था इन सेक्टर्स का। फिर कंपटीशन ईरा आया, पीएसयूज ने, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उसने क्या किया? प्राइवेट कंपनीज के साथ कंपटीशन में आई वो। और फिर लिबरलाइजेशन का जब ईरा था, लिबरलाइजेशन में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करी, प्लस
क्या किया, जो ऐसे लॉसेस वाले कंटिन्यूअसली लॉसेस में जा रही थी जो कंपनीज, उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जब 1991 में एलपीजी आया था, एलपीजी का क्या फुल फॉर्म होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन थे, लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, उसको बहुत लिबरल बनाया था। प्राइवेटाइजेशन में क्या था, कुछ ऐसे जो गवर्नमेंट के अंडर अंडरटेकिंग थी, एंटरप्राइजेस थी, जो कंटिन्यूअस लॉसेस में चल रही थी, जिन्हें हम सिक यूनिट्स भी बोलते हैं, जिनके लिए बीआईएफआर भी बना था। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बना था, एक बोर्ड है जो बेसिकली ये सारा काम करता था। तो इसके थ्रू प्राइवेटाइजेशन को इंश्योर किया। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो पता ही है कि दो कंट्रीज को, दो नेशंस को आपस में जोड़कर ट्रेड को बढ़ाना। नेक्स्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन की। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक इन्वेस्टमेंट होता है और एक डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब तो होता है कहीं पर पैसे लगाना। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? कहीं पर पैसे लगाना। और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है माइनस, कि आपने कहीं पर पैसे लगाए हुए थे उसको वापस निकालना। तो डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ने क्या किया, या तो पार्शल, कुछ कंट्रोल, या फिर कंप्लीट, पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी ना, या तो उसमें से पार्शियल इन्वेस्टमेंट रिमूव कर ली अपनी, कि कुछ पोर्शन प्राइवेट के हाथों में दे दिया और कुछ पोर्शन अपने हाथों में रखा, या फिर पूरा का पूरा उसको क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया। किस लिए किया गया? इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि गवर्नमेंट को लगता था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो कंपैरेटिवली अच्छा एफिशिएंटली काम कर सकता है, तो इसलिए क्या कर दिया गया, उसका प्राइवेटाइजेशन करके डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया। सेकंड, रिड्यूस गवर्नमेंट फिस्कल बजट, कि गवर्नमेंट के ऊपर ना फिस्कल बर्डन बढ़ रहा था, तो उस फिस्कल बर्डन को रिमूव करने के लिए भी गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट को यूज किया। और लास्ट है अट्रैक्ट प्राइवेट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, कि आप प्राइवेट सेक्टर में जो एक्सपर्टीज है उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी आपने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे ओएनजीसी का एग्जाम्पल है, एनटीपीसी का एग्जाम्पल है और एयर इंडिया का एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यू रोल सोशल वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें बेसिकली क्या है कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, जैसे नए नए रेलवेज, हाईवे, पोर्ट्स, पावर जनरेशन बने। नेक्स्ट है सोशल सर्विसेज बनी, जैसे हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज हैं, बेसिक एजुकेशन है, वाटर सप्लाई है, ये वहां तक भी पहुंची। जो रिमोट एरियाज है, जो रूरल एरियाज हैं, ये वहां तक भी पहुंचाई जाने लगी। कब? जब पीएसयूज पे डिसइन्वेस्टमेंट हुई, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चीजें आने लगी। नेक्स्ट है डिफेंस एंड एटॉमिक एनर्जी, अभी है प्राइवेट कंट्रोल के अंडर ही। और नेक्स्ट है रेगुलेशन, कि आपने क्या किया गया, पीएससी एंड बॉडी जैसे टीआरएआई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड सेबी है, इसे भी, ये जो है इनको रेगुलेट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को क्या किया गया, हायर किया गया। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर था, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया, कि ज्यादा से ज्यादा चीजें प्राइवेट हाथों में दी गई, प्लस डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, या तो पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट किया गया या फिर होली डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। आई होप क्लियर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ग्लोबल एंटरप्राइजेस या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन बन जाता है पेपर में इससे। ग्लोबल एंटरप्राइजेस या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। देखो, ग्लोबल एंटरप्राइजेस या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एमएनसी, एमएनसी का क्या मतलब होता है? ऐसी कंपनीज जो क्या करती हैं, मल्टीपल कंट्रीज में अपना ट्रेड करती हैं। मल्टीपल कंट्रीज में क्या करती हैं, अपना ट्रेड करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिया की कंपनी है, तो उसे इंडिया में ट्रेड ना कर कर वो इंडिया की बजाय वो यूएस में भी ट्रेड कर रही है, उसका यूएस में भी वहां ऑफिस है, वहां एम्प्लॉइज है, वहां पर ऑपरेशंस है। वो यूके में भी ट्रेड कर रही है, वो जापान में भी ट्रेड कर रही है, वो लंदन में भी ट्रेड कर रही है। तो मतलब एक जगह आप ट्रेड ना करके मल्टीपल नेशंस में जब आप ट्रेड करते हो, तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोलते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मतलब आप मल्टीनेशनल हो, मतलब आप एक नेशन नहीं हो, आप बहुत सारे नेशंस में क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। तो इसकी कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर है मल्टी कंट्री ऑपरेशंस, कि जब कंपनी के ऑपरेशन सिर्फ एक कंट्री तक सीमित ना रहकर बहुत सारी कंट्रीज में होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। सेकंड आता है लार्ज कैपिटल बेस। अब ये जो एमएनसीज होते हैं ना, उनके पास जो होता है लार्ज अबंडेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, मैसिव फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लोबल चेन सप्लाईज। अब देखो, जब ये इंटरनेशनली, जब ये मल्टीनेशनल बहुत सारे नेशंस के साथ ट्रेड कर रही है, तो इसका जो सप्लाई चेन होता है वो भी क्या होता है, उसका पूरा नेटवर्क पूरा अक्रॉस द होल वर्ल्ड क्या होता है, फैला होता है।
इसके एग्जांपल्स गिवन है, जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, कोका कोला हो गया, मैकडोनल्ड हो गया। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? हमारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के। आई होप क्लियर हुआ होगा। एमएनसी का मतलब क्या हुआ? एमएनसी का मतलब हुआ नंबर वन, मल्टी नेशनल में ऑपरेशन करना, मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करना, प्लस लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्लस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेक। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एमएनसी बोलते हैं, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन। आई होप समझ आया होगा मीनिंग। नेक्स्ट आती है इसकी कुछ कोर करेक्टरिस्टिक्स। पहली करेक्टरिस्टिक्स है कि मल्टीपल ऑपरेशन है, मतलब हेडक्वार्टर तो एक ही कंट्री में है, जो पेरेंट कंपनी है, जो पेरेंट कंट्री है वो तो एक ही जगह है, बट जो ब्रांचेस है ना वो मल्टीपल कंट्रीज में है। मतलब हेडक्वार्टर एक ही जगह है, सब ऑफिस अलग अलग कंट्रीज में, जहां से वो क्या करती हैं? लोकली अपने बिजनेस को मैनेज करती हैं। सेकंड आता है कैपिटल एंड आर एंड डी रिसोर्सेज। इसके पास होता है ना मैसिव फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, बहुत ज्यादा पैसा होता है, तभी तो ये बहुत ज्यादा मतलब नेशन में अपने आप को स्पैन कर पा रही है, बहुत सारी कंट्रीज में अपना ट्रेड कर पा रही है। प्लस इसका जो आर एंड डी होता है ना वो भी बहुत एडवांस्ड लेवल पर होता है। इसमें स्किल जो होती है, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स होती है, तो इसी वजह से ये बहुत सारे नेशंस में ऑपरेट कर पाती है। नेक्स्ट आता है मार्केट पेनिट्रेशन। ये मार्केट में कैसे पेनिट्रेट मतलब एंटर करती है, इसकी ना एक स्ट्रेटेजी होती है, जैसे एंटर डेवलपिंग मार्केट्स विद लोअर कंपटीशन एंड रैपिडली ग्रोइंग कंज्यूमर डिमांड। कि मार्केट में जब एंटर करती है ना, जहां पर सबसे कम कंपटीशन होता है जिस चीज में, उस चीज में फटाफट से एंटर करती है। जैसे सबसे पहले जब मोबाइल फोन आए थे, मोबाइल फोन में जब टच स्क्रीन वाले फोन आए थे, कितना कंपटीशन कम था, हार्डली एक दो ब्रांड ने लॉन्च किया था और बहुत एक्सपेंसिव भी थे। बट धीरे 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 सब कंपनीज ने मार्केट में क्या कर दिया? एंटर करना स्टार्ट कर दिया। और रिजल्ट क्या हुआ कि जो मोबाइल फोन थे वो बहुत सस्ते हो गए थे, जो हमारे टच स्क्रीन फोन है वो बहुत सस्ते हो गए थे। तो ऐसे इनकी एंटरिंग की स्ट्रेटेजी होती है। नेक्स्ट आता है कोस्ट एडवांटेज, लेवरेज चीपर लेबर एंड रॉ मटेरियल अवेलेबल इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। अब ये जब एंटर करते हैं ना, ये डेवलपिंग इकोनॉमीज को प्रेफर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंडिया है, इंडिया भी हमारी डेवलप्ड नेशन तो नहीं है, ना ही अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग नेशन है। तो ऐसी डेवलपिंग मार्केट में एंटर करते हैं जहां पर लेबर क्या है? कंपैरेटिवली चीप है, सस्ता लेबर मिल जाता है उनको। तो वो ऐसे मार्केट को एक्सप्लोर करती है, वहां एंटर करते हैं ताकि वो कोस्ट कटिंग कर सके अपनी। तो कोस्ट एडवांटेज ले सकती है वहां पर जहां पर डेवलपिंग नेशन में एंटर कर कर। नेक्स्ट आती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे? कि इसके पास ना एडवांस्ड टेक होती है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके पास जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत एडवांस्ड होती है, तभी तो वो ऑल ओवर द नेशन क्या करती है? अपने आप को ऑपरेट करती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड पावर। ऑब्वियसली जब ये ग्लोबली ऑपरेट करेगी तो इसकी रिकॉग्निशन क्या बन जाएगी? इसके ब्रांड्स की ग्लोबल रिकॉग्निशन बन जाएगी। उसके थ्रू ये क्या करती है? कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करती है, और इससे क्या बनती है? इसकी ब्रांड इमेज स्ट्रॉन्ग बनती है। जैसे एप्पल है, एप्पल ने यही तो किया हुआ है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है, और अब वो वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रही है और एक अच्छी ब्रांड इमेज के साथ। नेक्स्ट है लोकलाइजेशन। ये क्या करती है? अडेप्ट प्रोडक्ट्स टू लोकल प्रेफरेंस। कि ना जब एमएनसी मार्केट में एंटर करती है ना, तो लोकलाइजेशन मतलब लोकल कस्टमर को भी देखते हैं। जैसे अगर मैं मैकडी का एग्जांपल उठाऊं, तो मैकडी में जैसे मैक आलू टिक्की वो इंडिया में ही है। अगर मैं बात करूं फॉरेन की, तो फॉरेन में इसका नॉन वेज बर्गर जो है उसकी सेल कंपैरेटिवली क्या है? ज्यादा है। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर इंडियन कस्टमर की डिमांड जो है वो आलू टिक्की की है, तो इन्होंने अपना वेजिटेरियन मेनू में क्या रखा? मैक आलू टिक्की रख दिया। तो वो इसका सबसे पॉपुलर बर्गर माना जाता है इंडियन पॉपुलेशन के बीच में। तो ये क्या करती है एमएनसी? लोकलाइजेशन मतलब लोकल नीड्स को कंसीडर करती है। ये नहीं है कि अपना प्रोडक्ट ज्यों का त्यों, जैसा प्रोडक्ट है वैसे का वैसे बेचती है, नो। उसको लोकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करती है? मोल्ड करती है, लोकल कस्टमर के अकॉर्डिंग मोल्ड करती है, फिर उसे मार्केट में लॉन्च करके सेल करती है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसका क्या होता है? वर्ल्ड वाइड स्पैन होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। नेक्स्ट आती है मेरिट्स। अब फर्स्ट मेरिट क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी है, कि एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो ऑब्वियसली टेक के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। अब मल्टीनेशनल कंपनी जितने भी नेशंस में जाएगी अपने आप को फंक्शनिंग के लिए, ऑपरेशन के लिए, उतने नेशन में वहां के रिसोर्सेज को यूज करेगी। वहां के लोगों के लिए क्या जनरेट होगी? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जॉब्स मिलेगी वहां के लोगों को। तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या करती है? हेल्प करती है। फॉरेन एक्सचेंज,
ये क्या कह रहे हैं, इंक्रीज द होस्ट कंट्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग थ्रू एक्सपोर्ट्स एंड इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मिलती है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि फॉरेन करेंसी, जैसे इंडिया है, अगर इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेट सपोज इंडिया है, इंडिया अपना कुछ एक्सपोर्ट कर रही है इनको, तो इंडिया क्या करेगा, अर्न फॉरेन एक्सचेंज ही अर्न करेगा। तो मल्टीनेशनल कंपनी जब हमारे मार्केट में एंटर करती है, तो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज को जनरेट करना क्या हो जाता है, इजी। बेटर प्रोडक्ट्स का मतलब है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कि मल्टीनेशनल कंपनी जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, तो कस्टमर को ना एक गुड क्वालिटी मिलती है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि क्या क्या इंपॉर्टेंट था जो हमने पढ़ा इसमें से, कि पब्लिक सेक्टर की हमने 3 फॉर्म्स पढ़ी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पढ़ा हमने, स्टेचुरी कॉर्पोरेशन पढ़ा, गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट के एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंडर रन करती हैं, स्टेचुरी कॉर्पोरेशन जो किसी स्पेसिफिक एक्ट के थ्रू क्रिएट होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज जिनमें मिनिमम 51% गवर्नमेंट की होल्डिंग होती है। हमने चेंजिंग रोल पढ़ा, चेंजिंग रोल में हमारी इकोनॉमी कहाँ से शिफ्ट हो गई, मोनोपोली से शिफ्ट होकर कहाँ चली गई, परफेक्ट कंपटीशन पर। मतलब पहले किसी सर्विस को सप्लाई करने के लिए सिंगल सेलर था मार्केट में, बट एट प्रेजेंट सिंगल सेलर ना होकर मल्टीपल सेलर्स हैं बायर्स के साथ। फिर हमने क्या पढ़ा, एमएनसीज के बारे में पढ़ा। एमएनसीज क्या होती हैं, जो मल्टीपल नेशन में वर्क करती हैं, मल्टीपल नेशन में ऑपरेट करती है, जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिनके पास मैसिव फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट हमने इसकी मेरिट्स के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद आता है हमारे पास, कल की क्लास में आगे हम करेंगे जॉइंट वेंचर का टॉपिक। इस चैप्टर से हमारा एक टॉपिक रह गया जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मैं पार्ट थर्ड में कंटिन्यू करूंगी और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास में हमने बेसिकली एमएनसीज के बारे में पढ़ा है, उनके एडवांटेजेस पढ़े हैं, उनके लिमिटेशंस पढ़े हैं, और चेंजिंग रोल पढ़ा है हमने पीएसयूज का। तो प्लीज आप कनेक्टेड रहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास।